मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका खाना मल में कैसे बदलता है। आप खाना चबाते हैं और उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। जो कुछ भी आप खाते हैं उसकी जानकारी आपके टेस्ट बड्स आपकी पाचन प्रणाली को पहले ही भेज देते हैं। आपके पेट को भी पहले से तैयारी करनी पड़ती है ताकि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए तैयार रहे। चलिए सबसे पहले पेट के टॉप पर मौजूद वाल्व की बात करते हैं। ये वाल्व खाने को पेट में रखती है। ये खाने को आपके एसोफेगस में वापस आने से रोकती है। पेट से खाना एसोफेगस में पहुंचने की प्रॉब्लम को एसिड रिफ्लक्स या सीने की जलन कहते हैं। उसके कारण एसिड गलत जगह में पहुंचने लगता है। एसिड आपके एसोफेगस या उससे थोड़ा ऊपर पहुंच सकता है, जबकि उसे पेट में ही होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग एंटासिड लेना शुरू कर देते हैं। लोग समझते नहीं हैं कि ऐसा करके वे अपने पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। आप पेट के एसिड को जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे, पेट का ऊपरी वाल्व ज्यादा टाइट से बंद नहीं हो पाएगा। अगर आपके पेट का एसिड गले तक पहुंच रहा है तो आपको ज्यादा एसिड लेने की जरूरत है। यह तरीका थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन यह काम करता है। आप पानी में डाइल्यूट किया हुआ एप्पल साइडर विनेगर भी पी सकते हैं। आपको इसे सीधा नहीं पीना चाहिए क्योंकि उससे आपका एसोफेगस जलने लगेगा। इसके अलावा आप बीटेन हाइड्रोक्लोराइड भी ले सकते हैं। मैंने इस पर कई वीडियो भी बनाए हैं। आप इसकी 3 से 5 गोलियां खाने से ठीक पहले ले सकते हैं। ऐसा करके आप सीधे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं ले रहे हैं। आप कुछ ऐसा ले रहे हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे ज्यादा समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पेट के एसिड का पीएच 1 से 3 के बीच होना चाहिए। बैटरी का एसिड भी ऐसा ही होता है। पेट का एसिड बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। बढ़ती उम्र के साथ एसिड कमजोर होता जाता है। 50 की उम्र आते आते आपके पेट का एसिड 20 साल की उम्र की तुलना में 50% ही रह जाता है। अगर पेट का पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होगा तो हम मिनरल्स को उतनी अच्छी तरह अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। उस सिचुएशन में हमारी छोटी आंत में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं। 90% पाचन आपकी छोटी आंत में घटित होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपकी छोटी आंत से रिसाव भी हो सकता है। आंतों से रिसाव की स्थिति तब पैदा होती है जब आप ऐसी चीजें खाते हैं जो आपकी आंतों को क्षति पहुंचाती हैं। इन चीजों में अनाज शामिल है। ग्लूटेन के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जंक फूड्स, रिफाइंड शुगर और वनस्पति तेल आपकी आंत में छेद कर सकते हैं। आपकी छोटी आंत में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो आपको खाना पचाने में मदद कर सकते हैं। आपका पेट जिस जगह पर छोटी आंत में अपने जूस रिलीज करता है, पैंक्रियास को उसी जगह पर कुछ ऐसा रिलीज करना पड़ता है ताकि पेट से आने वाला एसिड न्यूट्रलाइज हो सके, वरना एसिड के कारण छोटी आंत में छेद हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पेट में पर्याप्त एसिड नहीं है? आपको अपच का सामना करना पड़ेगा। आप कुछ खाएंगे और आपका खाना पचेगा ही नहीं। आपका खाना पेट में ही पड़ा रहेगा। पेट आपके पैंक्रियास को बताएगा कि तैयार रहो और एंजाइम रिलीज करना शुरू करो। पैंक्रियास को पता होना चाहिए कि उसे कौन से एंजाइम रिलीज करने होंगे क्योंकि प्रोटीन, कार्ब और फैट के अलग अलग एंजाइम होते हैं। फिर जानकारी लिवर और गॉल ब्लैडर तक पहुंचती है ताकि खाने को पचाने की प्रोसेस शुरू की जा सके क्योंकि पाचन में बाइल सॉल्ट शामिल होते हैं। पाचन के लिए एक सुझाव यह भी है कि आपका पाचन जितना ज्यादा खराब होगा, आपको उतना ही कम खाना खाना चाहिए। जहां तक बाइल या पित्त की बात है तो आपका गॉल ब्लैडर नहीं बल्कि लिवर बाइल का उत्पादन करता है। लिवर बाइल को बनाता है, फिर यह बाइल छोटी नलियों से होता हुआ आपके गॉल ब्लैडर तक पहुंचता है। गॉल ब्लैडर इस बाइल को गाढ़ा करता है। गाढ़ा बाइल फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। यहाँ आप फैट देख सकते हैं। इस बोतल में बाइल के रूप में एक डिटर्जेंट है। हम इस डिटर्जेंट को फैट या तेल में डालने वाले हैं। हम इस मिश्रण को थोड़ा बहुत हिलाएंगे। इससे फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद मिलती है ताकि आप फैट में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएं। बाइल सॉल्ट छोटी आंत में पैथोजेंस और हानिकारक बैक्टीरिया को भी मारता है। आपके माइक्रोब्स भी बाइल सॉल्ट का उत्पादन करते हैं। अगर आप में बाइल की कमी है तो आपको ब्लोटिंग, गैस और डकार का सामना करना पड़ता है। आपको आंखों की प्रॉब्लम भी होने लगती है। इसके अलावा आपको गॉल स्टोन का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाएंगे तो बाइल सॉल्ट गॉल स्टोन से छुटकारा पाने में आपकी मदद करेगा। मैं आपको एक खास बाइल सॉल्ट तड़का लेने की सलाह दूंगा। ये एक बेहद खास तरह का बाइल सॉल्ट है जिसे आपको खाली पेट लेना चाहिए। ये बाइल सॉल्ट असल में डक्ट को खोलने में मदद करते हैं और बाइल को आसानी से प्रवाहित करते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलती है। अब मैं आपको बड़ी आंत की बात बताता हूँ जहाँ कुछ चीजें डाइजेस्ट होती हैं। आपकी बड़ी आंत में अरबों माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। ये माइक्रोब्स फाइबर को ब्रेक डाउन करते हैं। फर्मेंटेशन की दिलचस्प प्रोसेस से फाइबर को ब्रेक डाउन करने में मदद मिलती है। यहाँ माइक्रोब्स को फाइबर दिया जाता है, फिर ये माइक्रोब्स उस फाइबर को एक तरह के फैटी एसिड में कन्वर्ट करने लगते हैं जिससे बड़ी आंत के सेल्स को खाना मिलता है। ये अरबों माइक्रोब्स आपके लिए कई सारे शानदार काम करते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम का 80% हिस्सा हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामिन को बनाने में आपकी मदद करते हैं। आपकी आंतों के माइक्रोब्स के साथ जो कुछ भी होता है वो आपके दिमाग को प्रभावित करता है। जब आप खाना खाते हैं तो ये खाना आपकी संपूर्ण पाचन प्रणाली से गुजरता हुआ आपकी बड़ी आंत के अंतिम छोर पर पहुंचता है जिसे हम मल कहते हैं। मल में अधिकांश पानी ही होता है। इसका रंग भूरा इसलिए होता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में मौजूद पिगमेंट आपके मल में पहुंच जाता है। आंतों के बैक्टीरिया द्वारा पैदा की गई गैस के कारण आपके मल से दुर्गंध आती है। इसकी एक अलग दुर्गंध होती है। कभी कभार ये दुर्गंध बढ़ जाती है। ये दुर्गंध इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पाचन के साथ क्या हो रहा है और कहीं पेट में किसी चीज की कमी तो नहीं है। मल को देखकर आपको संकेत मिल जाता है कि आपकी आंतों के अंदर क्या चल रहा है। मैं यहाँ कुछ आम संकेतों की बात करना चाहता हूँ।
माइक्रोब्स की कमी के कारण आपको कब्ज और दस्त लग सकते हैं। जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो लोग आपसे कहते हैं कि ये माइक्रोब्स अपने आप फिर से बनने लगेंगे। ये जानकारी सही नहीं है। जरा सोचिए कि लोग कितनी ज्यादा तादाद में एंटीबायोटिक लेते हैं। एक दूसरी चीज भी है जो एंटीबायोटिक की तरह बर्ताव करती है। मैं यहाँ राउंडअप रेडी की बात कर रहा हूँ। राउंडअप रेडी में एक केमिकल डाला जाता है जिसे ग्लाइफोसेट कहते हैं। ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है। इस पर एक पेटेंट भी है जो बताता है कि ये एक एंटीबायोटिक भी है क्योंकि ये आपके माइक्रोब्स का सफाया कर देता है। गेहूं जैसी नॉन जीएमओ चीजों में भी ग्लाइफोसेट छिड़का जाता है। जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड सोयाबीन और कॉर्न जैसी चीजों में ग्लाइफोसेट की मात्रा गेहूं से 3 गुना कम होती है। ग्लाइफोसेट से दूरी बनाने का एक सुरक्षित तरीका यही है कि आप अनाज जैसी चीजों को खाना कम करें और ऑर्गेनिक फूड्स खाना शुरू करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लाइफोसेट आपके माइक्रोब्स को नष्ट कर सकता है। इसलिए साउरक्राउट और किमची जैसे फर्मेंटेड फूड्स खाना बेहद जरूरी है। आप कच्चे दूध से बना चीज भी खा सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने आपको एल रूटेराइन माइक्रोब से खुद का प्रोबायोटिक दही बनाना सिखाया है। इससे ऑक्सीटोसिन बढ़ाने में मदद मिलती है। इसे लेने से आप ज्यादा सामाजिक बनते हैं। इससे आपका मानसिक तनाव कम हो जाता है। इससे आपकी नींद बेहतर हो जाती है। एक बेहद महत्वपूर्ण काम यह भी है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू करें क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं और खाना आपके पेट और आंतों में पड़ा रहता है तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खुद को साफ करने का मौका कभी मिल ही नहीं पाता। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग एक गलत काम ये करते हैं कि वे केले और अनानास से बनी स्मूथी पीने लगते हैं। लोग सुबह के समय इस तरह की स्मूथी पीते हैं। अगर आपकी आंतों में छेद है या उनमें सूजन है तो इन्हें पीने से आपको और भी ज्यादा ब्लोटिंग और इन्फ्लेमेशन का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आप अपनी आंतों में बहुत ज्यादा फाइबर पहुंचा रहे होंगे। वैसे मैं पहले इसकी सलाह दिया करता था। कुछ लोग इसे लेकर अच्छा बदलाव भी महसूस कर सकते हैं क्योंकि शायद उनके शरीर को इसकी जरूरत हो, लेकिन मैं हर किसी को इसे लेने की सलाह नहीं देता। आपके खाने के कारण 90% क्रोनिक बीमारियों की शुरुआत होती है। अधिकांश दवाएं खराब खाने के साइड इफेक्ट को दूर करने का ही काम करती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।